मेरा टारगेट है कि 400 से अधिक नंबर देना है, और स्टेट टॉपर के लिए हम बात कर रहे हैं कि कम से कम स्टेट टॉपर बचा है। तो चैप्टर आपका रहेगा पूरा लेसन वन रहेगा आपका। अब इसमें देखिए लेसन वन जो चैप्टर रहेगा वो क्या है, तो जीवों में प्रजनन। अब आता है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज क्या होता है, ये पढ़ेंगे। जीव में जनन कैसे होता है, जनन क्या है, जीव क्या है, ये सब अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका जीवों में प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब आता है कि सबसे पहले कि हम जीवों में प्रजनन जो पढ़ेंगे वो किस बेस पर पढ़ेंगे, तो हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे, मतलब बिहार बोर्ड के बेस पढ़ेंगे, यानी पूरा हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़ेंगे जी। तो हम लोग बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर चैप्टर कौन सा रहेगा बताइए, जीवों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। याद रहेगा सभी को। एक नंबर लेसन याद रखिए, 5 यूनिट हम लोग बनाए हैं, मात्र 5 यूनिट है। अब अलग अलग चैप्टर है, किसी में 16 है, किसी में 22 है, किसी में 25 चैप्टर है, तो 5 यूनिट में हम पूरा इसको सेट कर दिए, मात्र 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। अब एक यूनिट के अंतर्गत कितना आएगा, जैसे 5 यूनिट अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, तो एक यूनिट में हो सकता है 4 को 5 को चैप्टर आ जाए, एक यूनिट फिर दूसरा 4 को 5 को आ जाए, तो इसमें 20-25 आपको चैप्टर आ जाता है, तो यूनिट 5 रहेगा आपको। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए। अब 1 की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका भूमिका होता है, इंट्रोडक्शन होता है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, यानी भूमिका होता है कि आप किस लिए पढ़े। जैसे मान लीजिए कि आपका आईएससी है, आपका क्या है आईएससी, तो आईएससी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक है। आप बोलिएगा हम आईएससी में, क्या है आपका आईएससी। तो आईएससी कौन सा ईयर में होता है, आप सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, या कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि आप आईएससी फाइनल ईयर में है, चाहे आईएससी सेकेंड ईयर, 2 ही ईयर होता है, एक फर्स्ट ईयर एक सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर भी बोला जाता है और फाइनल ईयर भी बोला जाता है। तो हम आईएससी में है, आईएससी यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। जो आईकॉम बोलेगा आप समझ जाएगा कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। जो आईए बोलेगा आईए तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, वो आर्ट्स से पढ़ता होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, इसलिए साइंस के यहाँ पर आईएससी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग आईएससी, याद रखिएगा। आप बोलेगा 12th क्लास में है तो सभी लोग समझ जाएगा कि ठीक है। तो आप 12th में बोलेगा, फिर आपसे पूछेगा कौन सब्जेक्ट से, तो आप बोलेगा कि मैथ्स है, साइंस है, चाहे आर्ट्स है, जो भी होगा। तो ऐसे काफी टाइम लगा। आप डायरेक्ट बोलेगा, आप कोई पूछेगा कौन से क्लास में, बोलेगा आईएससी है, क्या है आईएससी। अब आईएससी में दो कंडीशन होगा, एक आपका मैथ होगा, एक बायोलॉजी होगा। जो बच्चा बायोलॉजी लिया है उसको एक्स्ट्रा मैथ मिलता है, और जो बच्चा अगर मान लीजिए कि बायोलॉजी नहीं लिया उसको एक्स्ट्रा मैथ नहीं मिलेगा। लेकिन अब नियम चेंज हो गया, अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ लीजिए, अब बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी लीजिए। मैथों से अगर है तो उसको बायोलॉजी मिलेगा, बायोलॉजी से तो उसको मैथ मिलेगा। अगर लेना चाहते हैं तो आप इसमें से ले सकते हैं। तो वही भूमिका होता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 12th के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, किसके एग्जाम के लिए 12th के लिए। अब यहाँ पर आता है कि 12th के एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है आपका भी तो भूमिका होगा ना, आपका भी तो चैप्टर का भी भूमिका होता है, यानी इंट्रोडक्शन होता है, उसका कहानी होता है। जैसे आपका भूमिका पूछेंगे, बताइए कि इंट्रोडक्शन अपना बताइए, तो आप बताते हैं कि ना मेरा नाम ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा जो भी चीजें होता है अपने बारे में सब बताते हैं। सेम इसका भी हम चैप्टर जो पढ़ेंगे आपका जीवों में प्रजनन, तो जीवों में प्रजनन का क्या करेंगे, सबसे पहले उसका भूमिका देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका भूमिका है। अब यहाँ पर समझिए इसका भूमिका देखिए, इसमें भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देखेंगे। अब भूमिका आते हैं, इंट्रोडक्शन आता है। अभी बताइए, देखिए आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, नाम गांव सब बताइएगा ना, तो हम जीवों में प्रजनन पढ़ेंगे तो उसका भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है ये। प्रत्येक जीव केवल निश्चित काल के लिए जीवित रहता है, सभी को पता है। दुनिया में जितने जीव है उसका एक निश्चित काल है। जैसे कोई 1 सप्ताह तक जिएगा, कोई 1 दिन जिएगा, कोई 5 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, कोई 200 साल, कोई 1000 वर्ष, जितना साल जिसको जीना जिएगा। यानी दुनिया में प्रत्येक जीवों के केवल निश्चित काल के लिए जीवित रहता है। दुनिया में जो भी जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा, निश्चित है मृत्यु होगा। लेकिन एगो निश्चित काल है कि कितना साल जिएगा, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल या 1000 वर्ष, एक निश्चित काल हो गया। अब कह रहे कि और तदुपरांत, माने उसके उपरांत देखा जाए तो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके बाद जीवित रहता है और तदुपरांत प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद वो मृत्यु प्राप्त करता है, यानी वो मर जाता है। एक व्यक्ति, एक जीव जन्म लिया और कुछ समय के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ध्यान रखिए, कल आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। हम बायो का आपको इस तरह से कहानी और कविताएं में या कुछ इमेजिंग दिखाएंगे जहां पर आपको रटना नहीं है। पीपीटी मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग हेडिंग लिखेगा। जैसे हम लेसन 1 पर है तो आप लोग कॉपी बना लीजिएगा कि लेसन 1 हम लोग पढ़े, लेसन 1 है।
लेसन 1 में क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जीवों में प्रजनन, क्या लिखेंगे, जीवों में प्रजनन लिखिएगा आप लोग। अब जीवों में प्रजनन क्या पढ़े, तो पहले पढ़े इंट्रोडक्शन पढ़े, तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आपके पास पीपीटी जाएगा, आप घर पे उतार लीजिएगा, ठीक है। पीपीटी हम डेली का डेली आपको भेज देंगे, घर पे आप लोग उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आगे प्रत्येक जीवों के केवल निश्चित काल के लिए जीवित रहता है, यानी दुनिया में जितने जीव है उसका एक निश्चित काल है, मतलब निश्चित काल तक जिएगा। कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं है जो अमर है, अमर मतलब मरवे नहीं करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तदुपरांत कुछ समय के बाद, तदुपरांत प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है, और कुछ समय के बाद वो क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी मृत्यु लोक में चला जाता है, ठीक है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने तक समय काल प्राणी का जीवन काल कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव जन्म लिया, आज जन्म लिया, अभी जन्म से लेकर आज जब तक वो मरेगा, उस काल को क्या कहते हैं, क्रिया हो रहा है ना, काल समय हो रहा है, समय, उस समय को क्या कहते हैं बताइए, जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पेम कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ स्पेम, याद रखिएगा। कोई भी जीव है जन्म लिया तो मरबे करेगा, लेकिन आज जन्म लिया, आज जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक वो मरेगा, जन्म और मृत्यु इसका काल है ना, 10 साल 20 साल 50 साल जितना साल जिए, तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक को समय, जो समय होता है, अवधि होता है, काल होता है, उसे हम क्या कहेंगे बताइए, लाइफ स्पेम कहेंगे ना, जीवन काल कहेंगे। याद रहेगा सभी लोग को, जीवन काल किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में बोलेंगे किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, माने प्राकृतिक में अगर कोई मार दिया, मुआ दिया, गोली मार दी, वो अलग चीज है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है कि जन्म लिया और उसका उम्र हो गया, उम्र के साथ वो मर गया। ऐसे कोई ऐसा नहीं मरता, बीमारी से ही मरता है, लेकिन उसका एक निश्चित हो गया ना कि बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, मर गया तो। लेकिन अगर कोई गोली मार दिया, अचानक मर दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो मृत्यु दर नहीं ना कहलाएगा। मृत्यु दर तो कौन कहलाएगा, जन्म लिया और उसका समय हो गया, अवधि हो गया, तब वो मर रहा है, उस काल को हम क्या कहेंगे, जीवन काल कहेंगे, यानी लाइफ स्पेम कहेंगे, ठीक है ना। बीच में मर जाते, बाद में मरो तो कोई बात नहीं है, जन्म लिया और मृत्यु दर के समय के जो काल चल रहा है उसको लाइफ स्पेम कहेंगे, जीवन काल कहेंगे। यह 1 दिन अथवा 4000 वर्ष हो सकता है। जीवन काल एको दिन होता है, जैसे मच्छर जन्म लिया आज आज मर जाता है, मच्छर के जीवन काल कहाँ, 1 दिन, 1-2 घंटा नहीं रहता है, मैंने समझे कि लगभग 1 दिन 24 घंटा रहता है, लेकिन 1-2 घंटा बोला जाता है, क्योंकि उसके लिए मच्छर जाए काटने के लिए, आप मारेगा कोई मुआ दीजिएगा तो जिएगा, नहीं जीता है, लेकिन 1 दिन जीता है। तितली का अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 सप्ताह, तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह बोला जाता है। इसी में थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर हम बढ़ेंगे तो खूब से खूब अधिक अगर बात बरगद की बात करते, पीपल के तो 400 वर्ष जीता है, 600 वर्ष जीता है, तो यहाँ तक हो सकता है, देखिए 1 दिन हो सकता है, अथवा कितना दिन हो सकता है, 4000 वर्ष तक जीवित हो सकता है। मतलब कोई भी जीव, कोई भी अगर इस सृष्टि पर कोई जन्म लिया है, पेड़ पौधा हो या जीव हो, अगर जन्म लिया है तो 1 दिन जीवित जरूर रहेगा, और खूब से खूब अधिक से अधिक रहेगा तो कितने साल, 4000 वर्ष तक जीवित रहेगा। अब कह रहे कि कितने साल तक, तो 1 दिन से लेकर 4000 वर्ष तक भी हो सकता है। अब प्राणियों का जीवन काल उनके आकार अथवा जटिलता पर निर्भर नहीं करता है, पॉइंट याद रखना है। खूब खा के मोटा हो गया, एकदम मोटा ताजा हो गया, ढेर दिन जिएगा, कोई पतला है तो जल्दी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राणी के जो शरीर है, जीव का शरीर है, वो आपके आकार जटिलता पर निर्भर नहीं करता है कि बहुत बड़ा आकार है तो ज्यादा दिन जिएगा, मोटा था ज्यादा नहीं, उसके जटिलता पर नहीं निर्भर करता है, आकार पर और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। कितना हो खाए पिएगा, कितना हो कुछ करेगा, कितना हो दुनिया के हर चीज प्रोटीन और हर चीज अपना कैल्शियम खा रहा है, फिर भी क्या होगा, जब उसका निश्चित समय आएगा तो वो मृत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसके आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता, जब उसका मृत्यु आएगा वो जाना ही है। जैसे अगर बात करते हैं, कौवा एवं तोता लगभग एक जैसे होते हैं, सभी लोग को पता है। कौवा देखिएगा और तोता देखिएगा लगभग एक जैसे होते हैं, सभी लोग देखे होंगे, सिर्फ कलर अलग अलग होते हैं। तोता देखिएगा, कौवा देखेगा, दोनों एक ही तरह है, सिर्फ कलर काला है और उसका कलर कैसा होता है, हरा कलर का होता है। लगभग एक जैसे आकार के होते हैं, परंतु कौवा जो होते हैं, कौवा का जीवन काल मात्र 15 साल होता है। मात्र कितने साल जीता है, 15 साल, जबकि तोते का जीवन काल 140 वर्ष होते हैं। तोते का जीवन काल कितना होता है, 140 साल जीता है तोता, बताइए। दोनों देखने में एक जैसे है, आकार में कुछ डिफरेंट नहीं है ना, सिर्फ कलर चेंज है। तो आदमी का भी कलर तो मान लीजिए कि जो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो जितना दिन, मान लीजिए कि एगो मोटा वाला जी रहा है तो पतला वाला जी रहा है, इस पर जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखिए, आकार और जटिल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अगर कौवा और तोता एक जैसा है तो दोनों का जीवन काल होना चाहिए ना 140 साल, आना तो 15 ही साल, फिर भी क्यों नहीं है,
फिर भी अलग अलग है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, जिसका जैसा बनावट है, ये इस प्राकृतिक में जैसा जीने के लिए तरीका बनाया गया वैसा ही वो जी सकता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। कौवा का जीवन काल कितना, 15 वर्ष, जबकि एक तोते का जीवन काल कितना साल होता है, 140 वर्ष होता है। बाकी हम जीवन काल पर चर्चा करेंगे, लाइफ स्पेन की ही चर्चा करेंगे, बाकी थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार आम का पेड़ का जीवन काल का वृद्धि जो होता है, अगर हम मान लीजिए कि बात करते हैं आम का पेड़ का, अगर हम जीवन काल देखते हैं या वृद्धि देखते हैं, वृद्धि का, तो कितना साल होता है बताइए, 200 वर्ष होता है। तो एक इसी प्रकार अगर छोटा होगा, इसी प्रकार आम का पेड़ का जीवन काल देख लीजिएगा तो 200 वर्ष होता है। जबकि पीपल देख लीजिएगा, जबकि आप पीपल देखिएगा तो पीपल का जीवन काल लगभग कितना होता है, 2500 वर्ष होता है। बताइए, तो पर आपको पता है कि आम और आपका पीपल देखिएगा तो दोनों दिखने में अलग अलग दिखता है, लेकिन पेड़ एक ही जैसा, थोड़ा सा अगर मिलाइएगा तो एक ही जैसा, उसका पत्ता बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। इसका पीपल वाला ये भी तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा होता है, पीपल आम भी होता है, लेकिन देखिए एक का जीवन कितना साल हो गया, 200 साल जिएगा, और एक कितने साल जिएगा, 2500 साल जिएगा। आपके बड़ का भी देखिएगा, बरगद का भी देखिएगा, बरगद का भी देखे होंगे, तो बरगद का पेड़ का आकार में अति विशाल होता है और फैला हुआ होता है, परंतु इसका जीवन काल 500 वर्ष होता है। बताइए, पीपल से ज्यादा आप बरगद का देखे होंगे, बड़ा सोर देखे होंगे, जड़ दो देखे होंगे, काफी स्ट्रांग भी होगा। जैसे बरहम बाबा के पास देखे होंगे, जहां तक ज्यादातर बड़ के गाछ मिलेगा तो उस पर कौन बाबा होंगे, बरहम बाबा होंगे, देखेंगे ना सभी लोग। बताइए, सबसे अधिक स्ट्रांग है, मजबूत है पीपल से ज्यादा, आप देखिएगा मिलाइएगा, पीपल से, पीपल का तो पतला पतला होता होगा, डाली भी पतला होता है, और कहीं कहीं गाछ तो पतला देंगे, लेकिन बड़ का आप कहीं भी बड़ देखे होंगे, कहीं भी, मतलब छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा बड़ देखे होंगे, तो बरहम बाबा के देखे होंगे। आना तो ऐसा जगह होगा जब पूजा पाठ, वो तो बड़ जगह, हर जगह पूजा होता है, जहाँ बड़ के गाछ है वहाँ भगवान की पूजा होता है, ये तो सबको पता है। पीपल में भी पूजा होता है, धागा को बांध के पूजा होता है। तो पीपल से ज्यादा स्ट्रांग कौन है बताइए, सबसे अगर बरगद का पेड़ देखा जाए तो उसका आकार अति विशाल होता है, सबसे ज्यादा विशाल होता है और फैला हुआ होता है। बताइए, परंतु उसका जीवन काल कितना है, 500 साल है। बताइए, तो आपको इससे पता चल रहा है ना कि आकार बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, या पतला हो, या दुनिया का कुछ भी अगर खाता हो, या हर चीज उसके पास हो, क्या बहुत दिन जिएगा, जितना दिन उसको जीना है उतना ही दिन वो जीवित रहेगा। तो जन्म से लेकर और मृत्यु दर को हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन, जीवन काल कहेंगे। ये सब एग्जाम्पल आपको बताया गया, ठीक है। इसीलिए किसी प्राणी का जीवन काल उसका एक विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण है। यह प्राणी की प्राकृतिक मृत्यु के समय पर निर्भर करता है। जब प्राणी जन्म लेता है सृष्टि पर तो उसका निश्चित समय होता है कितना दिन जिएगा। कौवा जन्म ले लिया, उसको पता है कितना दिन जिएगा। तोता जन्म ले लिया, मनुष्य जन्म ले लिया, बरगद का पेड़ ले लिया, आम हो गया, उसको एकदम निश्चित समय पता है कितना ही साल वो जीवित रहेगा। तो सृष्टि पर कोई भी प्राणी अगर जन्म लेता है तो प्राकृतिक मृत्यु के समय निर्भर कर देता है, यानी उसी समय उसका निर्भर होता है कि इतना ही साल जीवित होगा। आपका जो जीवन काल है, मृत्यु काल है, आपका लिखा हुआ है कुंडली में। आप अगर जाते हैं, बड़ा कोई पंडित होंगे, बड़ा कोई आचार्य होंगे, आप उनसे बनवाइए अपना कुंडली जाके, आपको बता देगा कि इस तिथि को, इतने तारीख को, इतने बजे, इतने समय में आपका मृत्यु इसके कारण होगा, और होना निश्चित है, एकदम होना निश्चित है। आप अपना कुंडली बनवा सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बताते हैं ना, तो इसी तरह का होता है आपका कुंडली, जन्म कुंडली का था। ये जन्म प्रमाण पत्र है कि आपका जन्म हुआ है, और ये सभी लोग जानते हैं कि इतना तिथि को हुआ है, सरकार के पास रिकॉर्ड है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बताएं। और जन्म कुंडली एक होता है, पहले के लोग जन्म कुंडली बनवा के रखते हैं। बहुत सारे बच्चे का जन्म कुंडली आपके घर में होगा, लेकिन आपको पता नहीं है, बहुत लुका के रखा जाता है। अगर वो कुंडली पढ़ लेगा, आप पता चलेगा हम तो 50 साल के बाद मर जाएंगे, 50 साल तांडव करके रखेगा ना। वो पता है कि 50 साल में अगर उसे गर्दन भी काट दीजिएगा ना तो उसका प्राण नहीं निकलेगा। आप काटिए नहीं सकते, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलेगा 50 साल के अंदर। मान लीजिए कि है कि 20 तारीख को 5वां महीना में, पहला महीना में, 20 अप्रैल को, चाहे 20 मार्च को, या 1 जनवरी को उसका मृत्यु हो जाएगा। उसको पता है कि 1 जनवरी 2025 को उसका मृत्यु होना है, निश्चित एकदम। 31 तारीख को आप उसका नट्टी दाब दीजिए, काट दीजिए, उसको जहर पिला दीजिए, फांसी लगा दीजिए, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जैसे काटिएगा वहां पर डॉक्टर आ जाएंगे, इलाज करा देंगे, ऐसा उसका हो जाएगा। फांसी लगा दिए, बच गया, शरीर टूट गया, ऐसा उसके साथ होना निश्चित है, वो मरबे नहीं करेगा। इसलिए इस प्राकृतिक में जैसे जन्म हुआ मृत्यु निश्चित हो जाता है। कितना तारीख को इतना बजे आपको मरना है, एकदम निश्चित है, एकदम। बुझा रहा है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता चल जाता है तो मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं कि पानी में डूब के मरेगा, तो उसको घर के चारों दीवारों के पास चारों तरफ पानी को हटा दिया जाता है और घर के चारों तरफ बंद के रखा जाता है। घूमते घूमते जाता है, सोचा है कि अब तो मरना ही, उसको पता नहीं कि मरना है,
चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं, नदी के किनारे चलता है, जाता है, पैर फिसलता है, पानी में गिर के मर जाता है। लिखा हुआ है वहां उसका वो लेकर जाएगा। जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी को अकाल मृत्यु हो गया, अकाल मृत्यु जैसे अचानक होता है, जैसे चलते फिरते हो गया, एक्सीडेंट में हो गया, कोई मार दे, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु का आत्मा हमेशा भटकते रहता है, ध्यान रखिएगा, अकाल मृत्यु का हमेशा आत्मा भटकते रहता है। वही किसी के अंदर प्रवेश करता है तो डबल आवाज बोलता है, तो उसी को लोग बोलते हैं भूत पकड़ लिया। आत्मा को निकालने का बहुत आसान तरीका है। अब उसमें ये नहीं कि मार पीट के निकालेगा, आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा तो बाय डिफिकल्ट निकल जाएगा। उससे पूछिए, बोलिए, बात करेगा आपकी भाषा में, उसकी भाषा में बात करिए, और बात करने के बाद बोलिए कि ठीक है तुम हम अलग स्थान दे रहे, छोड़ो। और जैसे छोड़ता है तो उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान हटा दीजिए, और तुरंत वो आत्मा के फिर वही जगह जगह नहीं रहेगा। इसलिए बोला था कि भूत भाग के, देखते हैं मारते पीटते हैं लोग, आज जो भूत झाड़ते हैं उसको इधर उधर बैठाते हैं, उन्हें कुछ कहते नहीं, अभी झाड़ते हैं तो साइड हटो, आत्मा निकला तो देखते हैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, इधर उधर हटाया जाता है, बोला जाता है, उसके भाषा में वो बात करती है लोग, उसका ट्रेनिंग रहता है। जो ओझा होते हैं जो उसको ट्रेनिंग दिया रहता है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो तुम्हारा जो शरीर का आत्मा गया वो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा रियल केस में आत्मा किसी को होता है, झूठमूठ का भूत पकड़ता है। 4 बेत जब गिरेगा सारा भूत भाग जाएगा। 4 बेत देखते हैं, जो वो देखते हैं 4-5 बेत ना, अब हम ना रहे तो कहाँ रहिएगा, वो तो झूठो खाली भूत पकड़ा था, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आत्मा कभी कभी किसी के शरीर में प्रवेश करता है, एक तो ऑलरेडी आत्मा दूसरा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी प्रवेश करता है। ये बोला गया है सतयुग में, वो पाषाण काल में बोला जाता था। आज होता है कि नहीं होता है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन साइंस कहता है कि भूत नहीं होता है, लेकिन होता है, मानना पड़ेगा। भूत होता है कि नहीं होता है? भूत होता है। अगर भूत नहीं होता तो हनुमान चालीसा बनता क्या? देखिए, भूत अगर नहीं होता तो हनुमान चालीसा बना, जय हनुमान ज्ञान सागर काहे पढ़ते हैं लोग? पढ़ते नहीं पढ़ते? सभी लोग पढ़ते होंगे। अब यहाँ पर समझ में आ गया सभी लोगों को कि मृत्यु के समय आपका निर्भर करता है तब जब आपके जन्म होता है, तब कब यह प्राणी की प्राकृतिक मृत्यु निश्चित हो जाता है जन्म के समय में। यद्यपि, यहाँ पर गलती है, यद्यपि कुछ अकोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। देखिए कह रहा है लेकिन कुछ अकोशिकीय जीव है जिनके शरीर में कोशिका नहीं होती है, उनका मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। कैसा होता है? मार मार के मुआना पड़ता है उसको। अच्छा, जिसके शरीर में कोशिका है ही नहीं वो उसका मृत्यु होगा? नहीं होता है। आत्मा जो होता है उसके शरीर में बताइए कोशिका है? नहीं है। आपके शरीर में, इसलिए आपका शरीर मृत होता है, प्राण मृत नहीं होता है। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि शरीर नासवर, शरीर जो होता है नासवर होता है, माने शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश होता है? नहीं होता है। फिर कहीं चला जाता है, फिर दूसरे के जाके प्राण जाके लग जाता है। तो शरीर नासवर होता है, शरीर का नाश होता है। आपके शरीर का नाश होगा लेकिन आत्मा का नाश नहीं होगा। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि जैसे जन्म लिया और जन्म लेने के तुरंत माने तुरंत उसी समय लिखा जाता है कि इतना तारीख इतना समय में उसका मृत्यु निश्चित एकदम होगा, उसको प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। कौन मृत्यु कहता है? प्राकृतिक मृत्यु। लेकिन अगर किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट होता है या कोई मार देता है, फांसी लगा के मर गया, जहर खा के मर गया, तो उसको क्या कहेंगे? अकाल मृत्यु। कौन सा मृत्यु कहेंगे? अकाल। लेकिन अगर जन्म लिया और समय से मरा, जितना साल होना चाहिए उतना साल पर मरा, तो कौन सा मृत्यु बताइए? प्राकृतिक मृत्यु। ये आप हमेशा याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिर्फ जीवन काल में से 1-2 पूछेगा, लेकिन लाइफ स्पेन के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर लगभग आपको समझ में आ गया, यहाँ पर तक डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते देखिए, इसी का थोड़ा सा आपको जीवनी है। अब यहाँ पर समझिए, उनकी वृद्धि, उनकी जो वृद्धि होता है, वृद्धि के साथ ही उनका द्विविभाजन उनका द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन होता है, हो जाता है। और इससे जनक कोशिका यानी प्रेजेंट जो आपका मदर सेल होता है 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जनक कोशिका कितने विभाजित होती है? 2 पुत्री कोशिका। अब समझ यहाँ पर बाइनरी फिजन, बाइनरी समझते हैं? बाइनरी का मतलब ही होता है द्विविभाजन। क्या मेरे सब्जेक्ट में 99 से कम नहीं आना चाहिए। बायो श्री पढ़ा रहे हैं तो आपका 99 नंबर कम से कम आना चाहिए। 100 में 100 टारगेट रखेंगे। 5 टीचर्स अगर 5 को सब्जेक्ट पढ़े ना, तो वो अपना सब्जेक्ट में जाएगा कि मेरे सब्जेक्ट में 100 नंबर आए। बात समझ रहा ना कि मेरे सब्जेक्ट में 100 नंबर आए, तो हम भी तो सोचेंगे कि मेरे सब्जेक्ट में 100 है। अब 5 माने ये कर लेगा कि मेरे सब्जेक्ट में 100 नंबर, तो 500 का नंबर हो गया, तो 400 नंबर आएगा ना, 80 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा ना। यही टारगेट है कि इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट देना है 26 में। मेरा टारगेट है कि 400 से अधिक नंबर देना है। और स्टेट टॉपर के लिए हम बात कर रहे हैं कि कम से कम स्टेट टॉपर बचा है, तो स्टेट टॉपर उसके माइंड में डालेंगे ना, तो कम से कम सारण अपना गांव में टॉपर आएगा ना, गांव में अच्छा खासा रिजल्ट आएगा ना। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है ना। आज तक जब से बोर्ड चला है, आज तक बिहार, सारण, छपरा जिला के कोई स्टेट टॉपर नहीं है। मतलब ये छपरा जिला से है, कोई आज तक स्टेट टॉपर नहीं है। पढ़ाने वाला गली गली में है, कोई बना है स्टेट टॉपर आज तक? जब से बिहार बोर्ड बना तब से
सारण जिला के कोई टॉपर नहीं बना है, माने है सारण टॉपर है और भी बहुत सारे गांव जर का टॉपर, स्कूल टॉपर है, लेकिन स्टेट टॉपर आज तक कोई बनबे नहीं किया है। और हमारा सपना है कम से कम एक बार स्टेट टॉपर सारण को भी बनाया जाए, भले मान लीजिए कुछ भी करना पड़े, बच्चा किसी भी तरह से पढ़ाना चाहिए, मेरा मेन मोटो यही है। आप लोग अगर चाहिए ना, अभी भी 1 साल बचा हुआ है, रात दिन लगा के पढ़िए ईमानदारी करके, और स्टेट टॉपर आ सके। स्टेट टॉपर समझते ना, पूरा स्टेट नहीं पूरा विश्व जान जाएगा आपका कि स्टेट टॉपर बच्चा बना हुआ है। तो आप उसमें से पढ़िए, एक बार स्टेट टॉपर आ जाता तो बुड़बक बच्चा थोड़े होगा, एक्सेलेंट बच्चा ना होगा इतना। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, हमको लग रहा है कि बच्चा मंगा ही देगा, लेकिन हमको उम्मीद तब जबेगा जब बच्चा पढ़ रहा है, हमको दिखा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो होता है, ध्यान दीजिए, इनकी वृद्धि के साथ साथ उनका द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन होता है और द्विविभाजन हो जाता है, और इसमें जनक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी जो पेरेंट सेल होते हैं या मदर सेल, माने पिता नाना दादा कुछ भी कहिए, पेरेंट बोल देते हैं, पेरेंट सेल हो या मदर सेल हो, ठीक है, माता का सेल हो, 2 कितने भाग बनती है, 2 पुत्री बनती है, यानी 2 कोशिका होती है, 2 पुत्री कोशिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, यानी डॉटर सेल बन जाती है। तो 2 सेल कैसे बनता है हम आगे चर्चा करेंगे, पहले समझिए। तो यहाँ पर 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार इन जीवों को मृत होने योग्य कोई भाग शेष नहीं रह जाता है। जैसे अमीबा का आप देख लीजिए, अमीबा यहाँ पर है, तुरंत यहाँ पर देखेगा अपना बन जाता है ना, ये नष्ट भी होगा तो कोई बात नहीं है, तब तक बन गया था, कहाँ ही मरा ये नहीं ना मरा, फिर अमीबा से अमीबा बन गया, बताइए, अमीबा से फिर अमीबा बन गया, यही से देखते हैं आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हम, अमीबा से फिर अमीबा बन गया, वो मरा कहाँ बताइए ना। तो जो मरबे नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे बताइए, जो कभी मरबे नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे बताइए, जो नहीं मरेगा उसे अमर कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, अमर कहेंगे। तो यही चीज ना आपको हम बताए हैं, कि इसमें कुछ अकोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जिनके अंदर कोशिका नहीं है वो कभी मरता नहीं है। तो इसके अंदर कोशिका है क्या बताइए ना, सिर्फ मनुष्य के अंदर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पर लगभग आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, डाउट है किसी को? चलिए, अब आता है कि इस तो समझ में यहां तक आ गया है। अब देखिए, इस प्रकार इन जीवों के मृत होने योग्य कोई भाग शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार के जीवों को अमर कहा जाता है। इस प्रकार जीवों क्या कहता है, अमर कहा जाता है। बताइए अमर क्या समझना, ध्यान रखेंगे, अगर सृष्टि पर प्रजनन यानी सृष्टि पर प्रजनन बंद हो जाए, इस सृष्टि पर अगर प्रजनन बंद हो जाए तो जीव जंतु का भी संख्या बंद हो जाएगा। प्रजनन है तो एक से बच्चे एक से बच्चे ऐसे करके हो रहा है, ठीक है ना। तो जो जीव नहीं मरता उसे क्या कहता है बताइए, अमर कहा जाता है। रावण के पास बस अमर सेना था, कभी मरने वाला सेना नहीं था। हनुमान जी ने उठा के उसको फेंक दिए, फेंके तो बीच में चला गया, ऊपर और नीचे के बीच में ग्रेविटेशन इधर गिर रही है उधर गिर रही है, इसलिए वहां पर अटक गया है, ना नीचे गिर रहा है ना ऊपर गिर रहा है, वहीं पर जाके एकदम नाच रहा है, मरवे नहीं करेगा। इसलिए हनुमान जी को इसलिए रखा गया था कि इनकी गति वायु पुत्र समझते ना, वायु पुत्र थे। अच्छा, पवन देव कहा जाता है, बोल रहे पवन देव, पवन के पुत्र बताइए। अब पवन देव क्यों कहा जाता है, पवन हवा, बताइए जो हवा के लड़का है, जो हवा से इनसे तेज को डरेगा, वो अमर से ना मरेगा नहीं, कोई मार ही नहीं सकता, अमर है तो कैसे मरेगा। तो उसको लपेट के पूंछ में उसको फेंक दिया, फेंके तो वहां पर जाके ऊपर अटक गए हैं। तो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, वही जो ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा है। अच्छा, वो जैसे बीच में है तो ये धरती खींच रहा है उधर खींच रहा है, तो जाएगा ना, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इसलिए उसी में वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा। तो वहां पर एक कहानी आपको पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार जीवों को अमर कहा जाता है, जो कोई नहीं मरता उसे क्या कहता है, अमर कहा जाता है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। कैसे जैविक है, जिसमें एक प्रफुल्लित एवं विकसित जीव अपने समान नवीन शिशुओं को जन्म देता है। प्रजनन क्या है, अपने जैसे जीव क्या करता है, एक अपने जैसे जीव को जन्म देता है, बस यही ना प्रजनन है आपका। अब देखिए, वे प्रौढ़ प्राणी जो नए शिशुओं या प्राणियों को जन्म देते हैं उन्हें जनक कहा जाता है। जैसे कोई भी प्रौढ़ प्राणी है, मतलब सियान हो जाता है तो उसे प्रौढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। कोई अगर प्रौढ़ प्राणी है और नए शिशु को जन्म दिया, जैसे मनुष्य को जन्म दिया, पेड़ पौधा को जन्म दिया, गाय भैंस जानवर को जन्म दिया, कोई ना कोई देगा ना। तो कोई भी प्राणी अगर अपने नए शिशुओं प्राणियों को जन्म देता है उन्हें क्या कहता है बताइए, जनक कहा जाता है। जन्म देने वाले को जनक कहिएगा, आम भाषा में समझे ना, कि जन्म देने वाले को जनक कहते हैं। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है, अरे जनक है वही बनाया है तब ना जनक कहते हैं। तो आदमी को या शिशु को मतलब या किसी भी जीव जंतु को जो जन्म देगा तो क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। आम को आम जन्म देता है तो आम जनक हो गया। तो इसी में कोई भी अगर प्रौढ़ व्यक्ति हो या कोई भी प्रौढ़ प्राणी हो, अगर अपने जैसे नए शिशु को जन्म देता है, प्राणियों को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, जनक कहेंगे।
ठीक है ना। अपने जैसे संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है, अपने जैसे संतानों को जन्म देना क्या कहलाता है, प्रजनन। लेकिन जो जन्म देता है उसे क्या कहेंगे, जनक। आगे समझ ना। तो आप प्रजनन में समझ में आइए क्या प्रजनन होता है। अब प्रजनन अकेले होता है कि बताइए दो से होता है। एक से प्रजनन होगा नहीं, एक से अगर आम का पेड़ लगा दिएगा, इसमें मेल है, अब फीमेल यहाँ पर है ही नहीं, तो आम दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए आम का बागवानी में देखते हैं ना, बहुत सारे आम लगाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर कोई मेल है, पुरुष है, और यहाँ पर महिला है, तो दोनों का रिएक्ट होगा, आपस में संयोग होगा, तभी ना मान लीजिए कि उससे जन्म होगा, बच्चे जन्म लेंगे, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो जनक किसे कहते हैं, जो जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है। और उत्पन्न हुए नए प्राणी को पुत्री अथवा संतान कहा जाता है। अब आप समझिए कि जन्म तो दे दिया तो जनक कहलाया, लेकिन अब ये तो जनक हो गया ना, जन्म हुआ ना, तो जब जन्म लिया तो उसको क्या कहेंगे, पुत्री कहेंगे। अच्छा, लड़की जन्म अगर लेते हैं, चाहे लड़का जन्म, कोई ना कोई होगा, तो उसे क्या कहेंगे बताइए, पुत्री कहेंगे, और नहीं तो संतान कहेंगे। पुत्र कहेंगे चाहे पुत्री कहेंगे, मन वही पुत्री कहेंगे, आना तो क्या कहेंगे, उसे संतान कहेंगे। अच्छा, होता है क्या हुआ, तो संतान जन्म लिया है, पुत्र जन्म लिया है, पुत्री जन्म लिया है, ऐसे लोग बोलते हैं कि पुत्र जन्म लिया, पुत्री जन्म लिया। तो अगर उत्पन्न, जैसे इसे शिशु कोई प्राणी जन्म लेता है, जो जन्म देता है वो जनक कहलाता है, लेकिन जो जन्म लिया है उसे क्या कहेंगे, छोटे बच्चा चाहे कुछ भी है तो क्या कहेंगे, उसे पुत्री कहेंगे, आना तो क्या कहेंगे, संतान कहेंगे। यह नवजात शिशु वृद्धि होने, यह नवजात शिशु वृद्धि होने से परिपक्वता ग्रहण करते हैं और पुनः इस प्रजनन प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं। ये जैसे जन्म लिया, जैसे तो ये नवजात हो गया, क्या हो गया, नवजात शिशु। छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उसे नवजात शिशु कहा जाता है, ठीक है ना, नवजात शिशु कहा जाता है। नवजात शिशु हो गया और वृद्धि होने पर परिपक्व होंगे, वृद्धि होगा माने फिर अब उसका वृद्धि होगा, चलेगा, दौड़ेगा, बढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, और बड़ा जब होगा तो वृद्धि होगा, बाल नाक कान जमेगा, सियान होगा, सियान होगा, फिर बड़ा होगा, तो फिर परिपक्व ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके पुनः इस प्रजनन प्रक्रिया में भागीदारी होगा। जैसे वो जन्म लिया है फिर वैसे ही वो जन्म करेगा, जैसे वो खुद जन्म लिया है वैसे ही प्रक्रिया से क्या करे, किसी को अन्य को जन्म देगा। अरे समझ में ना। तो ये प्रजनन की एक इंट्रोडक्शन है, एक इसका भूमिका आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो प्रजनन में अब हम लोग प्रजनन में हर हेडिंग को पढ़ेंगे, प्रजनन क्या, किसे, किस तरह से होता है, प्रजनन की जो जाति है क्या है, प्रजनन का कार्य क्या है, और प्रजनन की जो जाति के जीवन क्षमता है उसे क्या होता है, ये जीवन आपको क्या होता है, और फिर प्रतिस्थापन, जनसंख्या क्या है, संगठन क्या है, जीवन क्या है, और विभिन्नताएं क्या है, इस सारे चीज को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन से ही पता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, बुझा रहे ना। तो अगर रिप्रोडक्शन इस संसार में नहीं होगा, अगर प्रजनन नहीं होगा, तो संसार का विकास नहीं होगा। पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य सब रिप्रोडक्शन करते हैं, सब प्रजनन करते हैं, तब सृष्टि का विकास होता है, अन्यथा विकास नहीं होगा। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर फाइज समझ में आ गए हो, डाउट नहीं है किसी को। आपको इस तरह से भाषा समझाएंगे कि समझ में आ जाएगा। अगर कोई ऐसा लगता है कि कठिन भाषा है तो आप उसी समय हमसे क्वेश्चन करिएगा, उसको फिर से रिपीटेशन करके समझाएंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा लगभग 5 से 6 महीना में। रेगुलर अगर क्लास आप लोग आ गए 5 से 6 महीना में खत्म कर देंगे।